खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को क्या वाकई अब सत्ता में का हक है? यह बड़ा सवाल हुआ है हाईकोर्ट की फटकार और नसीहत के बावजूद भी सरकार की जानलेवा लापरवाही के बाद। डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह को साध्वी रेप केस में पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने गुनहगार करार दिया और कोर्ट का फैसला आते ही राम रहीम को हिरासत में लेकर हेलीकॉप्टर के जरिए रोहतक की स्पेशल जेल भेज दिया गया। और इधर बाबा के अंध भक्तों ने हिसार और पंचकुला समेत पूरे हरियाणा को अपनी गुंडागर्दी से जला डाला। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में हुई हिंसा में अब तक 38 लोगों की मौत की खबर है। तकरीबन 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बाबा की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर सारे नुकसान की भरपाई के आदेश दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकार की तरफ से दी गई Z+ सिक्योरिटी में रहने वाला यह बाबा क्या कानून से ऊपर है? और इतनी जाने जाने के बाद क्या यह माना जाए कि बाबा के गुंडों के आगे पूरी तरह नतमस्तक हो गई खट्टर सरकार? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से। सबसे पहले यह रिपोर्ट। गुरमीत राम रहीम पर बड़ा फैसला। फैसले के बाद जलता हरियाणा। हमलावर हुए राम रहीम के हिमायती गुंडे। क्या लॉ एंड ऑर्डर पर फेल हो गई हरियाणा हुकूमत? क्या बाबा कानून से ऊपर होते हैं? डेरा सच्चा सौदा की सरबराह गुरमीत राम रहीम को 2 खवातीन की इस्मतदरी के इल्जाम में आज पंचकुला की खुसूसी सीबीआई अदालत ने मुजरिम करार दिया है। अदालत 28 अगस्त को इस मामले में सजा सुनाएगी। गुरमीत राम रहीम को पुलिस तहवील में भेज दिया गया है। फैसले को देखते हुए सिरसा में वाक़ डेरा सच्चा सौदा हेडक्वार्टर में बड़ी तादाद में डेरा के हामी डटे रहे। हालात को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। डेरा हामियों का कई रियासतों में तशद्दुद का सिलसिला भी जारी है। न्यूज चैनलों की गाड़ियों को भी हमलावरों ने निशाना बनाया है। डेरा सरबराह ने एक वीडियो पैगाम जारी कर लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने और अपने हामियों को घर लौटने की अपील की थी, लेकिन डेरा के हिमायती वापस नहीं लौटे। बिगड़ते हालात को कंट्रोल करने के लिए फौज की मदद भी ली जा रही है। दफा 144 के निफाज के बावजूद पंचकुला में डेरा सच्चा सौदा के हामी जमा हैं। डेरा हामियों के तशद्दुद के पेश नजर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम की तमाम इमलाक जब्त करने का हुक्म दे दिया है। कोर्ट ने डेरा इमलाक की फहरिस्त भी मांगी है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों से अपील की है। सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया है और उसके बाद कुछ लोगों ने, अपराधी वृत्ति के लोग भी इसमें शामिल हुए, जिन्होंने उत्पात मचाया है। कानून को अपने हाथ में जिन लोगों ने लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है और इस प्रकार कानून को अपने हाथ में लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अवश्य कार्रवाई की जाएगी। ये पाखंडी किस्म के लोग जो बाबा बन गए हैं, इनका इस्तेमाल जो राजनीति में होता है उसके नतीजे में ये घटना हुई है। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम के खिलाफ ये मामला तब मंजर आम पर आया जब अप्रैल 2002 में एक साध्वी ने खत लिखकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट और उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को जिनसी हरासा की शिकायत की थी। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की हिदायत पर सीबीआई ने 2002 में डेरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ताहम डेरा के सरबराह ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा के गुंडों के आगे कैसे पूरी तरह नतमस्तक हो गई खट्टर सरकार। हरियाणा के लोगों ने भरोसा किया क्योंकि इस फैसले के आने से चंद मिनट पहले ही मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के नाम एक संदेश जारी किया और बाकायदा यह कहा कि उनकी फोर्स, उनका एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है, किसी भी तरह की वायलेंस नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो सब कुछ हुआ जिसका डर था। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का रुख रखने के लिए सुची विश्वास इस वक्त मौजूद हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा सुब्रत त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि एक्स डीजीपी हैं यूपी के।
और लखनऊ से वो हमारे साथ लाइव मौजूद होंगे। डॉक्टर सूरज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं, और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आगे की कार्रवाई कैसे होगी, कैसे अंजाम दी जाएगी, और बाबा का मुस्तकबिल क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा। सबसे पहले सुचि विश्वास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, यह नाकामी किसकी है? आज जो कुछ नजर आया, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरह से हरियाणा को यह भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगी, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन इस किसी भी तरह की वायलेंस अगर होती है तो उसको रोक पाने में पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। जिम्मेदारी किसकी है आपके हिसाब से? बेशक इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, और खट्टर सरकार अपने स्थान पर पूरी तरह विफल है। आप देख ही रहे हैं किस तरह वाहनों को, किस तरह पैरामिलिट्री फोर्सेस को खदेड़ा जा रहा है, किस तरह मौतें हुई, किस तरह वो भी वैन्स जला दी गई, और हम लोग भी जो लाइव देख रहे हैं उससे हतप्रभ हैं कि किस तरह क्या चीजें मैनेज की जा रही हैं। तो बेशक इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, पूरी तरह सरकार विफल है। इससे पहले भी जाट एजिटेशन, उसके पहले सतपाल जी, तो किसी भी मोर्चे, उन्हें तो नैतिकता के आधार पर त्वरित इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, यह कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन बाबा को बाबा बनाया किसने? यह सवाल भी तो आज पूछा जाएगा ना। आज जिस तरह से उसके फॉलोअर्स सड़कों पर उतर आए, खुलेआम गुंडागर्दी की गई, सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि इसमें तमाम सियासी पार्टियों का हाथ है बाबा को बाबा बनाने में, क्योंकि बाबा के डेरे पर जाकर नतमस्तक होना, उसके आगे मत्था टेकना, यह काम तो सबने किया है, उसमें आपकी पार्टी के नेता भी शामिल है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ऐसी किसी चीज का समर्थन नहीं करती। यदि कोई चीज गलत है तो उसे गलत ही कहा जाएगा। संविधान से ऊपर, न्यायपालिका से ऊपर, देश के ऊपर तो कोई नहीं होता। मानवता के आधार पर तो इन चीजों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना। रॉन्ग इज ऑलवेज रॉन्ग। नहीं, वो रॉन्ग, लेकिन तब क्यों नहीं समझ में आता जब वोट बैंक की खातिर ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है, चाहे आपकी सरकार हो हरियाणा में या फिर आज बीजेपी की सरकार। देखिए, कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने मत्था टेका बाबा के आगे, बाबा को बाबा बनाया। मैं आपसे इस बयान आज वो फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर बन गया है। मैं आपके इस विचार से असहमत हूं। मैं आपके इस विचार से पूर्ण बताइए क्यों असहमत है? कांग्रेस की विचारधारा विकास और भाईचारे की विचारधारा है। अरे विचारधारा की छोड़िए, मैं नेताओं की बात कर रहा हूं। मैं खुल के आपकी बात कर रही हूं। किसी तमाम सियासी दलों के नेताओं की बात कर रहे हैं। नहीं तो नेताओं की भी बात कर रहे हैं हम। आपके नेता राहुल गांधी नहीं गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं गए डेरा में, कभी आप बात कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा नहीं गए डेरा सच्चा सौदा में मत्था टेकने, बाबा का महिमा मंडन करने। देखिए, मेरे पास तो इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी डेरा सच्चा सौदा गए। बाकी वे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनपे किसी भी प्रकार का सीधा आरोप लगाने के पहले यदि आपके पास तथ्य हो तभी आप इस बात को कहें। ऐसा तो नहीं है। नहीं, मेरे पास तथ्य है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे जानकारी है। प्रत्यारोप के आधार पर ना व्यास डेरा जो है वहां पर राहुल गांधी गए, और राहुल गांधी क्यों? मैं तमाम सियासी दलों के नेताओं की बात कर रहा हूं ना, वो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, सभी गए, सभी ने माथा टेका है, बाबा को बाबा बनाने में मदद की है, मॉन्स्टर बनाने में मदद की है। आज ये बात आप लोग मानिए, चाहे जिस भी पार्टी को आप लोग बिलोंग करते हैं, ये आपकी मजबूरी है। वोट बैंक के चलते ये सब कुछ होता है, यही तो दिक्कत है ना। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण, ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आज सवाल यह नहीं रह गया है कि हरियाणा में किस पार्टी की सरकार है, सवाल यह हो गया है कि हरियाणा में क्या सरकार है, कोई सरकार काम कर रही है क्या? यह बड़ा सवाल है, इसका जवाब दीजिए आज। नहीं, देखिए, ये प्रधानमंत्री ने भी जैसे ट्वीट का बोला है, और जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी ने भी बोला कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, और जो हुआ है यह ठीक नहीं है, इसके ऊपर सरकार पूरी तरह से नज़र रखे हुए है। और ये चिंता का विषय है। अभी तो इमीडिएट आवश्यकता यह है कि ये जो वायलेंस बढ़ रही है या जो भड़की हुई है उसको रोकना, और इस चीज़ को समझ के देखना है कि क्या कारण हुए, कहाँ फेलियर हुए और कहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हाथ से निकली।
ये देखना बहुत आवश्यक है। अकाउंटेबिलिटी तो सरकार के लिए बहुत नहीं अग्रवाल साहब, जरूरी है, अग्रवाल गवर्नेंस साहब के लिए अब आप बहुत हालात जरूरी पर है। नजर रखे तो हुए इसकी हैं पूरी और 4 investigation घंटे के होगी, बाद सरकार 4 भी ट्वीट नजर करने से रखे हुए हालात सामान्य नहीं हो जाएंगे ना। हालात को खराब जानबूझकर किया गया, सरकार ने तमाम बातों को अनदेखा किया, नहीं। हजारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा होते रहे हाथ में लाठी डंडे लेकर, आपने परमिशन दे दी खुली कि जाओ इंतजार करो फैसले का, और फैसला अगर बाबा के खिलाफ आए तो गुंडागर्दी करो। नहीं ऐसा नहीं है। कल भी पूरी 74 ट्रेनों को बैन कर रोक दिया गया था। बसों को 3 दिन से बसों को रोका हुआ है। 144 लगाई हुई थी, वहां आर्मी थी, सीआरपीएफ थी, तैयारी पूरी तरह से की थी। लेकिन फिर भी जो अभी जो स्केल ऑफ वायलेंस दिख रही है वह दर्दनाक है और उसका कारण उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट रूप से ये कहा बात था मानिए, कि ये जो बात DGP मानिए कि हैं, जबरदस्त अगर लापरवाही हुई है। वायलेंस होता है तो वो पर्सनली अकाउंटेबल होंगे। आज क्या इस पूरे इंसिडेंट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सबसे पहले मनोहर लाल खट्टर को एज अ चीफ मिनिस्टर रिजाइन करना नहीं चाहिए? अगर दूसरी पार्टी की सरकार होती, आज कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होते, तो सबसे पहले आप इस्तीफा मांगते। देखिए तो अपोजिशन भी मांग ही रही है। अपोजिशन जो कांग्रेस है वो इस्तीफा तो मांग ही रहे हैं। अपोजिशन का काम है इश्यू को सामने लाना। आप लोग भी सामने ला रहे हैं और जो वस्तुस्थिति देख के लगता है कि जो स्केल ऑफ वायलेंस है वो बहुत ज्यादा है, इस तरह नहीं होना चाहिए था और उसके लिए ज्यादा मुस्तैदी से काम होना चाहिए। दिक्कत हो अब, लेकिन अकाउंटेबिलिटी डीजीपी की है, आईजी की है, किसकी है, क्या फेलियर हुआ, किस लेवल पे हुआ, ये तो इन्वेस्टिगेशन होके किया जाएगा। सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो कंट्रोल में अब पूरी तरह से किया जा रहा है, कर भी लिया है। बहुत हद तक सब लोगों को वापस भेज दिया गया है। खट्टर साहब खुद हॉस्पिटल भी गए थे, राजनाथ सिंह खुद ध्यान रखे हुए हैं, एनएसए भी सारे। तो जो इमीडिएट एक्शन लेने थे इस स्केल के ऊपर वह ले लिए गए। जो इनिशियल वायलेंस हुई है वह उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होगा और जो लोग होंगे उनके उसके ऊपर सरकार भी सजा वो उस पर एक्शन लेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि लेना ही चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तो अरुण जी ने भी पीछे कहा था, गवर्नेंस के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उलेमा काउंसिल के प्रेसिडेंट। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, ये बाबा जो होते हैं किसी भी धर्म के, इसमें मैं बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों को भी शामिल कर लेता हूं, क्या वो कानून से ऊपर हो जाते हैं क्या? अगर हमारे 50 लाख फॉलोअर्स हो गए, 1 करोड़ फॉलोअर्स हो गए, तो हम क्या कानून से ऊपर हो जाएंगे क्या? जमीन से 4 फीट ऊपर चलेंगे क्या? तो इधर उधर की ना बात कर, तू बता कि काफिला क्यों लुटा। मेरी रहजनी का गर्ज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हमारा देश धार्मिक देश है, संतों का देश है, सूफियों का देश है, ऋषि का देश है, मुनियों का देश है। असल सवाल यह है कि धर्म के नाम पर एक जाहिल किस्म के लोग आ गए जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, चाहे हिंदुओं में है चाहे मुसलमानों में है, और इनको बढ़ावा दे रहे राजनीतिक पार्टियां, ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अभी डेरा सच्चा सौदा के जो गुरमीत राम रहीम है, इनकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया था। इलेक्शन में जो खट्टर ने उनसे मदद लेकर के हरियाणा में सरकार बनाई। मेरा ये कहना है कि जितनी जमीनें ये लोग कब्जा कर लेते हैं, सरकारें भी इनको जमीन देती हैं। ये बाबा राम रहीम तो हिसार में स्वच्छ भारत कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए थे। अपना दामन इतना गंदा और स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर। सुनिए पहले मेरी बात होने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं। एक दूसरा क्या है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ मुहिम से जुड़े हुए थे। अभी एजुकेशन मिनिस्टर ने हरियाणा में क्या कहा कि वो तो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ से मुहिम से जुड़े हुए थे। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर शांति रखने वाले लोग हैं। तो हमारे नेताओं ने अंधविश्वास का माहौल देश में पैदा किया है। मैं ये कहता हूं कि सरकार व्हाइट पेपर लाए कि कितनी जमीन बाबाओं को दी गई, कितनी जमीन मुल्लाओं को दी गई। इसमें वक्फ बोर्ड पर भी नाजायज काबिजीन है, और एक व्हाइट पेपर ला करके सरकार सख्त कार्रवाई करे और वो जितनी जमीनें हैं सबको गरीबों में बांट करके उसमें घर बना करके सरकार। नहीं, ये लेकिन जो इनके फॉलोअर्स हैं, कहा जा रहा है कि भाई 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया भर में फैले, 25 लाख तो पंजाब और हरियाणा में फैले हुए हैं।
उनकी क्या आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है? बिल्कुल काली पट्टी बनी है। कोर्ट देखिए, ने गिल्टी ठहराया इस आदमी को। हाँ, देखिए, एक लड़की का यौन शोषण किया, उसके साथ रेप किया इसने, सुनिए और उसके बावजूद भी फॉलोइंग इतनी हो रही है कि सुनिए, उनके लिए मारामारी पर आमादा है ये फॉलोअर्स। सुनिए, जब ये है क्या? जब वाजपेयी को उन्होंने लेटर लिखा था, उस वक्त अगर सरकार जागती, सरकार सख्त कदम उठाती, तो आज ये गुरमीत राम रहीम को अपना डेरा इतना बड़ा बनाने में मदद नहीं मिलता। मैं कहता हूं कि हमारे देश में लोग अंधविश्वास पर यकीन करने लगे। नेता क्या करते हैं, मुहूर्त निकालते हैं, नेता हलफ लेते हैं तो इनसे पूछ करके लेते हैं, सरकार बनाते हैं तो उनसे पूछ के बनाते हैं। तो हमारे देश में नेताओं ने अंधविश्वास का इतना बड़ा माहौल तैयार कर दिया है कि जनता जो है अंधविश्वास बन करके इनकी कर रही। एक जमाना था कि फकीर होते थे, बोरिया पे रहते थे, एक जमाना था कि जंगलों में रहते थे, वो लोग तपस्या करके लोगों को अल्लाह तक ले जाते थे। ये शैतान है, ये पूरे के पूरे शैतान हैं, और ये शैतान बन करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मगर इनसे बड़े शैतान वो हैं जो इनके फॉलोअर्स है। इनके फॉलोअर को सोचना चाहिए कि जो नाचता है, नौटंकी करता है, ड्रामेबाजी करता है, वो कैसे तुमको अल्लाह तक ले जाएगा, कैसे तुमको अल्लाह तक मिलाएगा। तो मेरा ये कहना है कि सरकार पहले अगर संजीदा है तो सरकार व्हाइट पेपर लाए और बताए कि कितनी जमीनों पर कितने लोग काबिज हैं और हम उनके लिए क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, सीनियर लॉयर डॉक्टर सूरज सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सिंह, अब मुस्तकबिल क्या है, बाबा राम रहीम का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? क्योंकि क्वांटम ऑफ पनिशमेंट 28 अगस्त को होना है। ज्यादा से ज्यादा सजा या कम से कम सजा कितनी हो सकती है? जो चार्जेस लगे हैं, जो चार्जेस साबित हुए हैं। देखिए, कानून के अनुसार कम से कम सजा है 7 साल, मिनिमम है ये तो, और ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, उम्र कैद तक जा सकती है। हाँ। ये डिपेंड करेगा कि पास रिकॉर्ड जो है एक्यूज का किस तरह का है। तो अब जो 28 को बहस होगी उसमें सरकारी वकील ये दिखाएगा कि ये अकेला केस नहीं है। हाँ। इसके अलावा छत्रपति का और कई चीज और सामने आनी है। जिस पत्रकार ने इस मामले का खुलासा किया था 2002 में, उसकी हत्या हो गई थी। उस हत्या का भी आरोप बाबा के ऊपर है, उसका भी फैसला जल्द आने वाला है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखी जाएंगी ना कोर्ट में। देखा जाएगा कि पास रिकॉर्ड किस तरह का है, और इनकी तरफ से कहा जाएगा कि कितनी भलाई इन्होंने की है, कितने लोगों का कल्याण किया, ड्रग कितनी खत्म कराई। हाँ। और कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिर डिसाइड करेगी कि भाई इस केस में इनको कम से कम 7 साल तो सजा तय है, 7 से ज्यादा दी जाए कि नहीं, उम्र कैद तक जा सकती है कि नहीं, ये प्रश्न सामने आएगा। और मूल प्रश्न यहाँ जो है, जो मुफ्ती भाई ने भी कहा, दूसरों ने भी कहा जी, कि जब हम भारत में प्रजातंत्र की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून की नजरों में सब बराबर है, तो वहां इस तरह की जब बात होती है कि ये जो वोट बैंक की राजनीति के आधार पे सब कुछ हमारा, आज ये बाबा का हिसार से लेकर पंचकुला तक का जो सफर था, कहीं से आपको लगा कि सब बराबर है? तो बराबरी का मामला कहीं से लगा क्या? वही बात की डेमोक्रेसी के हमने, जमहूरियत के हमने क्या माने समझ रखे हैं। हाँ। क्योंकि जब इब्राहिम लिंकन ने अमेरिका के बारे में कहा था, तो ये कहा था कि भाई डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर एक आदमी को अपना भाग्य निर्धारित करने का अधिकार हो, हिस्सा हो। गांधी जी भी यही कहते थे। और यहाँ इतना अंधविश्वास जो 1500 सदी में जो है, जो यूरोप में होता था 500 साल पहले, अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ, चाहे वो निक्सन हो या बिल क्लिंटन हो, आरोप लगा तो वहां की जनता ने इतना बड़ा उपद्रव कर दिया कि कानून से ऊपर नहीं है राष्ट्रपति। यहाँ बाबा, चाहे वो रामदेव, चाहे वो आशाराम जी हो, चाहे मतलब उनका इतना हो जाता है कि सरकार कुछ नहीं कर पाती। हाँ। आपने पहले कहा, देखिए अचानक ये लोग वहां इकट्ठे नहीं हुए, कई दिन से इकट्ठे हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी वक्त उनको सबसे पहले लापरवाही किसकी थी आपके हिसाब से? आपने सब कुछ देखा, किस तरह से 48 घंटे पहले से वहां पर हाथों में लाठी डंडे लेकर समर्थक इकट्ठा होना शुरू हो गए थे, लेकिन सरकार ने उनको रोका ही नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टोटल फेलियर है। हाँ। दूसरे, एक दिन बाद भी फैसला आ सकता था, ऐसी कोई बात नहीं कि 25 को ही फैसला करना है। उसमें ये हो सकता था। आप ये देखिए कि इस केस की सुनवाई से ठीक पहले हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। कहा कि सख्त इंतजाम कीजिए और अगर जरा सी भी हिंसा हो जाती है, वायलेंस होगी, तो उसके लिए सूबे के डीजीपी जिम्मेदार होंगे। उसके बावजूद भी ये सब कुछ हुआ। इसमें बड़ा सिंपल तरीका था, अगर ये करना चाहते, पॉलिटिकल विल होती। हाँ। कि ये कहते कि जब तक ये सारे लोग वापस अपने घर नहीं जाते हैं, फैसला नहीं सुनाया जाएगा। एक दिन लगता, 2 दिन लगता, जहां 15 साल जिस फैसले में लग गए हैं, क्योंकि ये नहीं कि इन्होंने 2 दिन में फैसला सुना दिया है। 2002 से लेके 2017
जहां इंसाफ 15 साल तक इन्होंने रोका है जी, वहां बिल्कुल। 15 दिन और रुक सकता था, बिल्कुल। और ये हिंसा बच सकती थी। बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आपको बता दें कि इस पूरे इंसिडेंट के सामने आने के बाद बेहद शर्मनाक बयान आया है बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज का। वो कह रहे हैं हिंसा के लिए कोर्ट जिम्मेदार है, क्योंकि जिस आदमी के इतने फॉलोअर्स हैं उसके खिलाफ आप ऐसा फैसला सुना रहे हैं सिर्फ एक शिकायतकर्ता लड़की के कहने पर। यह बयान है उनका। अब गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब ब्रेक के बाद मुझे यह बताएंगे कि उनका यह बयान जो कि कोर्ट के खिलाफ है, इस देश की न्यायपालिका के खिलाफ है, वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है या नहीं आता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं यहां से। तो बाबा राम रहीम के गुंडों के आगे पूरी तरह नतमस्तक क्यों हो गई खट्टर सरकार, यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए कि साक्षी महाराज जो आपकी पार्टी के सांसद हैं, उनका यह बयान कितना शर्मनाक है। वो कह रहे हैं इस हिंसा के लिए तो कोर्ट जिम्मेदार है, करोड़ों की संख्या में फॉलोअर्स हैं और सिर्फ एक लड़की के आरोप पर, एक लड़की के कहने पर कोर्ट ऐसा फैसला दे रही है। वो तो बहुत सीधे साधे आदमी हैं बाबा राम रहीम। नहीं, ये गलत है। इसके ऊपर हम कोई स्टैंड नहीं कर रहे और ये उनका व्यक्तिगत है। हमने पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मत पार्टी से निकाल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी सर, लोग सिर्फ हम पूरी पर्सनल तरह से बयान चिंतित कह देने हैं। से मैंने क्या कहा भी जिम्मेदारी है। खत्म हो जाती है। तो ये तो आप ये- देश की सबसे बड़ी नहीं- पार्टी हैं, आप रूलिंग पार्टी हैं और नहीं, वो आपकी ये तो, पार्टी के जो सांसद पार्टी के हैं, आपकी स्ट्रक्चर पार्टी के को अंदर संसद ही में देखा रिप्रेजेंट जाएगा। करते हैं। हाँ बिल्कुल। नहीं तो क्या होना चाहिए? कार्रवाई कुछ होगी उनके खिलाफ इस बयान के लिए? तो बिल्कुल, जो तो ये तो बाकी इसका संज्ञान तो जो पार्टी के स्ट्रक्चर में अध्यक्ष जी लेंगे। मैं कोई इसके बारे में कोई डिसीजन लेने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे पास इतना अधिकार नहीं है। लेकिन पार्टी का अधिकृत रूप से जो व्यू है वो रखने के लिए मैं जरूर अधिकृत हूँ। तो हम लोग इस बात को दुखद मानते हैं और इस बयान का ये जिम्मेदारी वाला बयान नहीं है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये जिम्मेदारी से कैसे साथ दिया गया बयान नहीं है। कोर्ट ने जो फैसला लिया, जो भी चीज है, वो तो बात यहाँ पे भी पैनल में कहा और हरियाणा का सरकार ने भी कहा था कि कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि 1-2 दिन रुक जाए, वो अलग बात है। लेकिन अल्टीमेटली ये कोर्ट के प्रेरोगेटिव में है कि वो तथ्यों के आधार पर फैसला ले और उन्होंने फैसला लिया है। और जो राम रहीम है उनको कल्पित घोषित किया है। तो हमें कोर्ट के साथ भी स्टैंड बाय द कोर्ट। वो अब उनके ऊपर उनके ऊपर वो और साक्षी महाराज का ये बयान बताता है कि देश की न्यायपालिका में, देश की जुडिशरी में उनका भरोसा नहीं है, भरोसा खत्म हो चुका है। सुचि विश्वास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुचि, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब कह रहे हैं जो कहा साक्षी महाराज ने गलत कहा, ये तो उनसे लेकिन पूछना चाहिए। क्या नजर आता है, आपको नजर क्या आता है साक्षी महाराज का ये बयान क्यों? देखिए, पहले तो इसकी क्या वजह हो सकती है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, देखिए पहले तो अभी हमारे साथी प्रवक्ता उलेमा जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि हमारा देश एक धार्मिक देश है और ये साधु संतों और मौलवियों का देश है। ऐसा अभी मौलाना साहब ने अपनी बात की शुरुआत में कहा। तो सबसे पहले तो मैं इस सेंटेंस को करेक्ट करना चाहूंगी कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। नहीं, मैं आपकी बात की आलोचना नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उसे करेक्ट कर रही हूँ। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, मनुस्मृति से देश नहीं चलता। और हमारे देश में हर व्यक्ति को अपने मजहब के हिसाब से इबादत करने की इजाजत है और विभिन्न धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं। यही हमारे लोकतंत्र का सौंदर्य भी है। तो सबसे पहले तो ये एक सम्मानजनक बात है। तो अगर ये स्लिप ऑफ टंग भी है तो ये इट शुड बी करेक्टेड। सेकेंडरी, साक्षी महाराज का बयान कोई आश्चर्यजनक बयान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही अमर्यादित है। तो उनसे ऐसे बयानों की अपेक्षा रखना ये बड़ा स्वाभाविक है। अभी कुछ दिन पहले रोजा इफ्तार हुआ था, तो उनके मुस्लिम मंच के कुमार इंद्रेश जी ने एक इफ्तार ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सहरी या रोजा खोलने की प्रक्रिया के दौरान गाय के दूध से उन्होंने रोजे खोले थे। मैं उनकी भावना का सम्मान करती हूँ, लेकिन इस प्रकार के इवेंट क्या कंट्रोवर्शियल नहीं होते? क्या हम ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं देते?
भाई स्वामी ओम भी एक थे, उन्होंने बिग बॉस के वो कंटेस्टेंट थे। अगर आप उनके किसी भी अरे छोड़िए ना, स्वामी ओम की इतनी हैसियत नहीं है कि उन पर चर्चा की जाए, किसी भी फॉर्म उन पर डिबेट की जाए और डिबेट में उनका जिक्र किया जाए। उनकी इतनी हैसियत नहीं है शुचि जी। यहाँ पर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, 38 लोगों की जान चली गई जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। उनकी बात कीजिए। आपको यदि आपको तमीज है तो आप ये भी ध्यान रखें कि मैंने आपकी बात खामोशी से सुनी, तो ये आपका नैतिक दायित्व है। नहीं शुचि जी, आप यहाँ पर भाषण देने नहीं आई है ना। जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब मुझे चाहिए। बिल्कुल, मैं अपना पक्ष रखने आई हूँ और मैं अपना पक्ष मैं यहाँ पर स्वामी ओम महाराज पर डिस्कस करने के लिए नहीं बैठा हूँ आपसे। आप स्वामी ओम महाराज की बात करेंगी तो मैं आपकी बात को काटूंगा। यदि प्लीज समझिए, आपको आपकी पार्टी ने रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है यहाँ पर, जो हरियाणा में वायलेंस हुई है। आपने साक्षी महाराज की बात करी, मैं आपको साक्षी महाराज, देखिए प्रश्नों के उत्तर में भी कभी प्रश्न होते हैं, चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम आपको वोकैबुलरी के बियॉन्ड जाके कोई उत्तर दे देंगे। अगर हम आपको कोई उत्तर देंगे तो वो तर्कसंगत उत्तर देंगे। तो यदि उसमें कोई चीज यूज होती है तो आप उसको कटाक्ष के तौर पे ना लें, उसको व्यंग के तौर पे ना लें, उसको मेरा आप ठीक है, अपनी बात रखिए। आप अपनी बात रखिए। आपको क्या कहना है आप बताएं। मैं आपकी बात से नहीं, मैंने अपनी बात रखी। ठीक है कि ये पूर्णतः अमर्यादित बयान है, उनको शर्मिंदा होना चाहिए, उनकी पार्टी को सुब्रत त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, है ना। सुब्रत त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने तमाम तस्वीरें देखी होंगी टीवी पर, देखा होगा आपने किस तरह से 48 घंटे पहले पूरे हरियाणा को बंधक बनाने की कोशिश की गई। हाथों में लाठी डंडे लेकर बाबा राम रहीम के समर्थक वहां पर मौजूद हो गए और कई समर्थक खुलेआम टीवी कैमरों पर यह दावा करते हुए नजर आए कि अगर फैसला बाबा के खिलाफ आया तो हम जान दे देंगे, हरियाणा में आग लगा देंगे। उसके बावजूद भी उन पर काबू नहीं किया जा सका। यह फेल्योर किसका है? यह फेलियर ऑब्वियस रूप से वहां की पुलिस का है, वहां की सरकार का है, वहां के प्रशासन का है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम का है, चीफ सेक्रेटरी का है, डीजीपी का है, चीफ मिनिस्टर का है। हालात ऐसे हैं कि आर्टिकल 356 356 के तहत ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में प्रेसिडेंट रूल लगाकर सरकार को भंग करके नए सिरे से चुनाव के आदेश देने चाहिए। लेकिन मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार अपना इकबाल खो चुकी है पूरी तरह से? ये बहुत प्रश्न यह है कि यह कोई हिंदुस्तान की पहली घटना नहीं है। हमने अपने उत्तर प्रदेश में देखा है कि किस तरह से कोर्ट के आर्डर एफिडेविट के बावजूद बाबरी मस्जिद कांड में अयोध्या में क्या हुआ, एक गवर्नमेंट में नहीं गिर पाई, एक गवर्नमेंट गिरी। आज हरियाणा में जो कुछ हो रहा है वह वहां की गवर्नमेंट की मूक सहमति है। अगर उसकी कंसेंट न हो तो बच्चा माँ की गोद में उछलता है, डायन की गोद में नहीं। मैं उस समय जवान था जब जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चरम सीमा था, लेकिन जब वे अरेस्ट हुए सरकार नहीं चाहती थी, एक कुत्ते का बच्चा भी सड़क पर भूंकता हुआ नहीं निकला। जब अरेस्ट हुए यूनिवर्सिटी में सन्नाटा था। जब सरकार चाहती है तब उपद्रव होता है, खूंटे के बल पर बछड़ा उछलता है। जब सरकार चाह रही है तब वहां उपद्रव हो रहा है, जिस दिन चाहेगी उपद्रव नहीं होगा। बिना गवर्नमेंट के कंसेंट के कभी भी ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी नहीं होता है, चाहे यह किसी भी गवर्नमेंट में हो, चाहे यह सिखों का कत्लेआम रहा हो, चाहे यह अयोध्या का कांड रहा हो, चाहे यह राम रहीम का कांड अब यहाँ हो। जो भी कांड रही बात साक्षी महाराज जी भी कही रही थी, यह उनकी कोई पहली बयानबाजी नहीं है। वे बाबा नाथूराम गोडसे की तारीफ भारतीय संसद में कर चुके हैं जी, उस समय भी उनकी क्लास दी गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने ये बड़ी बात कही कि बिना सरकार के चाहे उनका एक सेट पैटर्न है, इतना कुछ हो ही नहीं सकता। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, सरकार कोई भी क्यों चाहेगी कि उसके राज्य में, उसके सूबे में ऐसी हिंसा हो जाए? देखिए, असल में बात यह है कि जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा बेटी पढ़ाओ, इनके पास वोट बैंक है, बेटी बचाओ। हाँ ठीक है, ठीक है जी, नहीं मेरी बात सुनिए जी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वोट बैंक सबसे ज्यादा बाबा राम रहीम के पास कम से कम 50 विधायकों को जिताने और हराने की ताकत है। जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां वोट बैंक के आगे सारी पार्टियां नतमस्तक होती हैं, हिम्मत उनके सामने कार्रवाई करनी नहीं रही है। 800 गाड़ियां उनके आगे पीछे गई,
क्यों नहीं उनको पुलिस की वैन में पकड़ के बिल्कुल ले जाया बिल्कुल गया? सर। क्यों नहीं पुलिस की वैन में सर। पकड़ के ले जाया गया? 800 गाड़ियों का कारवा क्यों अलाउ जी। हुआ? कौन नहीं जानता था? ये किस आईपीसी सीआरपीसी तथा हुआ? जिसके पास कुर्सी पर बैठाने की ताकत होती है, वोट बैंक होता है, यहां तक कि इजरायलियों के डर से, यहूदियों के डर से अमेरिका का प्रेसिडेंट थर-थर कांपता है। आज तक कोई किसी पार्टी का बिल्कुल अमेरिका सही बात कह रहे हैं आप, प्रेसिडेंट सही सवाल हो, उठा रहे हैं उसकी औकात त्रिपाठी जी, नहीं हो पाई बिल्कुल इजराइल के खिलाफ। बिल्कुल वाजिब सवाल उठा रहे हैं आप, क्योंकि वहां ठीक इजराइल है। लॉबी मुफ्ती जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए उसको भी। ठीक है सर, मुफ्ती साहब कुछ कह रहे हैं जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। अब बताइए कि हरियाणा सरकार के, हरियाणा में बीजेपी अध्यक्ष के बेटे ने एक महिला के साथ छेड़छाड़ किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले रामपाल वहां थे, उसका हादसा हो चुका था, बीजेपी सरकार नहीं जागी। और जाटों के आंदोलन में कितने महिलाओं का अपमान किया गया, कितनी महिलाओं को बेइज्जत किया गया, बीजेपी सरकार नहीं जागी। उस वक्त वाजपेयी जी को लेटर लिखा गया, वो सरकार नहीं जागी। ये सरकार सिर्फ महिलाओं का अपमान कर रही। मैं कह रहा हूं कि कश्मीर में पैलेट गन इस्तेमाल करने वाले और एक पत्थर फेंकने वाले को जीप पर बिठा करके फिराने वाले, आज क्यों गुरमीत राम रहीम को जीप पर बिठा करके ले जाना था? बताना था कि 56 इंच का मेरा सीना है। तो Z+ सिक्योरिटी दी गई है, सुनिए 800 गाड़ियों का काफिला गया उसके साथ सुनिए, साथ। Z+ सिक्योरिटी, लोग दहशत में थे। मैं कहता हूं कि बाबाओं को Z+ सिक्योरिटी क्यों दिया गया? इसलिए कि ये जिसे चाहते हैं इख्तिदार पे लाते हैं, जिसे चाहते हैं इख्तिदार से बाहर करते हैं। मैं कहता हूं कि एक बाबा को पहले फांसी पे लटका दो, देखो कि फिर कितने बाबा जो है नंगे नाचेंगे। जब तक हम बाबाओं पे नहीं, फांसी पर लटका दो के मतलब क्या? वो तो जो जुर्म करेगा जिस हिसाब से उसका जुर्म होगा उसी हिसाब से सजा होगी ना, कानून है इस देश में। देखिए सुनिए, जी। जुर्म के एतबार से जितने क्राइम है, आशाराम बापू आज जेल के सलाखों में, वो कब आए हो? उसमें भी अदालत ने कार्रवाई की। कभी सरकारों ने बाबाओं को अंदर नहीं भेजा। अगर हमारी अदालतें नहीं जागती तो ये सरकारें उनकी गुलाम कल भी थी, आज भी गुलाम है और कल भी गुलाम रहेंगी। मुफ्ती भाई बड़ी मार्जिन की बात कह रहे हैं। जी जो ठीक है, मानवीय मुफ्ती जी, इतिहास डॉक्टर सूरत, है, जी। उसमें जब इंग्लैंड में हेनरी 8 ने वहां के जो उस समय बिशप थे, उनको जब तक फांसी में नहीं चढ़ाया था, जो अंधविश्वास लोगों के मन में था धर्म के प्रति, वो दूर नहीं हुआ। अभी तक हमने और आप देखिए आसाराम बापू के बारे में भी लोग यही कहते थे, उनकी इतनी फॉलोइंग है, उनको कैसे सजा हो जाएगी? उनको सजा हो जाएगी तो देश में आग लग जाएगी। अब्बास भाई, भारत आज का देखिए दिमाग, कोई फॉलोअर नजर आता है? भारत का दिमाग अभी 15वीं शताब्दी में है, अंधविश्वासों में है कि बाबा हम ये न्यू कर देंगे। इंडिया की बात कर रहे हैं। 2022 तक न्यू इंडिया बनाएंगे। क्या न्यू इंडिया बनाएंगे? अरे एक आदमी को तुम कानून के अंदर, एक आदमी को जो है लगाम नहीं लगा सकते। एक गुंडा है वो जिसको हम बाबा कह रहे हैं, गुरमीत राम रहीम कह रहे हैं, वो अपने आश्रम में सैकड़ों औरतों को रेप कर चुका है और जो है कितने लोगों को नामर्द बनाने की बात कर चुका है और कितने लोगों को धमकियां दे चुका है। सरकार क्या कर रही थी? सरकार सो रही थी। मैं कहता हूं कि खट्टर सरकार को तुरंत बर्खास्त करो। अगर मोदी जी सरकार बर्खास्त नहीं करते तो महिलाओं को सड़कों पे आकर के एक आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। आज देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं। अरे ये बाबा जिनका काम है लोगों को आत्मा का शुद्धिकरण करना, ये बाबाओं का काम है लोगों को अल्लाह तक पहुंचाना, बाबाओं का काम है हृदय परिवर्तन करना। बाबाओं का काम ये नहीं कि यही नहीं कर रहे और सब कुछ कर रहे हैं। हरियाणा सरकार इस्तीफा दे, साक्षी महाराज को बीजेपी से निकाला जाए, क्योंकि इस तरह की अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो ये माना जाएगा कि साक्षी महाराज व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहे हैं, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह की मन स्थिति, इस तरह के माइंडसेट को जब तक पनिश नहीं किया जाएगा, चीजें नहीं सुधरेंगी। ठीक है शुचि जी, ये जो साक्षी महाराज का बयान है या जो कई लोगों का रवैया नजर आया, ऐसे लोग जो बाबा के फॉलोअर्स थे, ये कहीं ना कहीं साबित करता है क्या कि ये दरअसल इनकी फॉलोइंग होती कितनी है और किस तरह से लोग इनके प्रभाव में आ जाते हैं? सिर्फ भोले भाले फॉलोअर्स ही नहीं, गांव में रहने वाले लोग ही नहीं, बड़े बड़े लोग हैं फॉलोअर्स, और सब कुछ जानते हुए कि इन पर किस किस तरह के आरोप हैं। अब तक तो चलिए दोष साबित नहीं हुआ था, लेकिन आरोप तो थे। देखिए, ऐसी चीजों के लिए मुझे लगता है बहुत हद तक हमारे देश में अशिक्षा भी जिम्मेदार है। जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे और जब तक समाज की अंतिम पंक्ति तक शिक्षा की रोशनी नहीं जाएगी, तब तक अंधविश्वास नाम की जो ये चीज है शायद हम दूर नहीं कर पाएंगे। तो इसका भी कहीं ना कहीं ये भी एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से ऐसे लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं। एक मिनट जी शुचि जी,
थोड़ा सुना भी करिए। अगर आप सिर्फ बोलते ही रहेंगे तो समझेंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की भी बहुत नीड है कि जो लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं या उतनी उनकी फैन फॉलोइंग हो जाती है, अब एक्चुअली वो है भी, जैसे सोशल मीडिया पर ऑप्शंस होते हैं ना कि ऑडियंस सिलेक्ट करके आप अपने फॉलोअर्स पर लाइक्स पर क्लिक्स के हिसाब से जनरेट कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि दिस इज ऑल क्रिएटेड वन। इतनी ह्यूज मात्रा में उनकी फैन फॉलोइंग रियली होती है और लोग इतना पागल और इतने दीवाने होते हैं कि उसके पीछे की वास्तविकताओं को वो देख ही नहीं सकते। तो समवॉट समवेयर आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ प्रोजेक्शन ऑल्सो, जो ये इतना पावरफुल दिखाई देते हैं। तो सरकार को इसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए और समाज की अंतिम पंक्ति तक अगर शिक्षा जाएगी तो तभी ये चीजें जड़ से दूर होंगी। आपने ये बात सही कही कि सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए और इस वक्त बीजेपी की सरकार है सूबे में, इसीलिए हम लैक ऑफ एजुकेशन, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब से पूछ रहे हैं जी। लेकिन आपने वो भोले भाले लोगों का तो जिक्र कर दिया, जो लोग अशिक्षित हैं उनका जिक्र कर दिया, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स का जिक्र आपने नहीं किया, जो मुझे लगता है सबसे बड़ी जिम्मेदार है इस बाबा को बाबा बनाने के लिए। मैं बिल्कुल, क्योंकि जब चुनाव आते हैं ना, सुनिए, जब इलेक्शंस आते हैं तो हर पार्टी ये चाहती है कि बाबा राम रहीम का समर्थन मिल जाए, ताकि 25 लाख जो उसके फॉलोअर्स हरियाणा में फैले हुए हैं उनका वोट मिल जाए। ये आपको रीजन नहीं नजर आता? एक मंदिर बनाने के नाम पर पूरे देश में क्या चल रहा है? 3 साल से केंद्र में सरकार है, अभी भी हमारा मंदिर नहीं बन पा रहा है। तो आप जान ही रहे हैं किस तरह से चीजों को राजनीतिक रूप से धर्मांतरण या धर्म का मुद्दा बना के वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही है। और हर चीज को एक, मैंने आपको जो अभी इससे पहले कुमार इंद्रेश जी का एग्जाम्पल दिया, या अभी सीमानंद जी हो गए, या साध्वी प्राची जी हो गई, या आपके साक्षी महाराज जी हो गए, तो क्यों ऐसे लोग इतने पावरफुल हैं? कहीं ना कहीं तो दीज हाँ, साध्वी प्रज्ञा, राइट। तो ऐसे लोग अगर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली अगर वो इंक्लाइन नहीं है या उनको कहीं से पावर डिसेंट्रलाइज नहीं हो रही है, तो वो कैसे इतना पावरफुल हैं? तो फिर वही रीजन आता है ना कि लैक ऑफ एजुकेशन इज द प्राइम रीजन। जब तक लोग ये नहीं समझ लेंगे, जब तक चेतना का विकास ग्राउंड लेवल पर नहीं होगा, तब तक लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि ईश्वर हृदय में धारण करने की चीज है। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से थोड़ी चले गए गुरमीत राम रहीम के पास। समझ नहीं पा रही हैं आप सवाल, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए, अब इतने बड़े लोगों को उनसे क्या लालच है? डेफिनेटली आप कह रहे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स, तो कहीं ना कहीं रीजन है। आज हमारे समाज को इतने वर्गों में बांटने का श्रेय किसी न किसी रूप में राजनीतिक लोगों को जाता है। आज अगर हमारा मुस्लिम भी 4 कम्युनिटीज में है, आप लोधी, निषाद, जाटव, केशव, हम इतने हिस्सों में अगर बटे हैं और हम पावरफुल नहीं है, तो इसका बहुत बड़ा रीजन कहीं ना कहीं तो है। लेकिन बिल्कुल, ये बात आपने सही कही। आप चलिए, आप ईमानदारी से इस बात को मान रही हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है जिम्मेदार। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आप ये बात मानेंगे, आप ये बात मानेंगे कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर साहब, जिस तरह से अभी मई 2017 का उनका एक ट्वीट निकाल कर देख लीजिए, एक ट्वीट में जितनी तारीफ वो कर सकते थे बाबा राम रहीम की, उन्होंने की है। मतलब बात बात पर उन्हें शाबाशी देना वो नहीं भूलते थे। तो ये इसके पीछे क्या है? ऐसे शख्स को आप लोग हीरो बना रहे हैं, आज वो मॉन्स्टर बना हुआ है, पूरे हरियाणा को जला रहा है। इसके लिए जिम्मेदार क्या है? वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं, देखिए, इसको कहीं ना कहीं तो व्यक्ति को पहचानने में गलती हुई है उनसे, और यह स्पष्ट हो ही रहा है कि जब तक कोई भी व्यक्ति को हमारा जूरिस्प्रूडेंस का लॉ भी कहता है कि अनलेस कोई प्रूव नहीं हो गिल्टी, तब तक तो वो इनोसेंट है। तो इतने फॉलोअर्स थे और इतने लोग थे, इतनी तरह से वो काम कर रहे थे समाज में, तो कहीं ना कहीं यह बात तो गलती की, एनालिसिस की गलती तो है ही कि वो व्यक्ति अंदर से क्या निकले और कैसे थे। लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि 2002 में ये जो रेप केस जो बाबा के ऊपर साध्वी जी का है, यह दोनों साध्वियों ने एक एनोनिमस लेटर अटल बिहारी वाजपेयी को लिखा था, और अटल जी उस वक्त भाजपा के प्रधानमंत्री के रूप में थे, एनडीए के, और उन्होंने कॉग्निजेंस लेके इसको सीबीआई इंक्वायरी के लिए कहा था। तो एक एनोनिमस लेटर पे एक महिला की बात को लेते हुए एक उसके ऊपर उसको एक्नॉलेज करके उसको इन्वेस्टिगेशन करवाया, जिसका ये मगर आपसे मेरा एक प्रश्न है, यह बात नहीं है कि अगर व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई किसी तरह से कोई किसी व्यक्ति के बारे में गलतफहमी हो, तो भी कानून को सुप्रीमेसी
को पूरी तरह से हम मानते हैं और आज भी ये बात कह रहे हैं कि ठीक है, व्यक्ति वो को पहचानने बिल्कुल में अगर बिल्कुल गलत अपने हुई आप है, में कोर्ट ने अपने आज आप में फैसला ये बड़ी लिया काबिले है, तारीफ तो बात कोर्ट है के साथ कि एक है लेटर और लिखा यह जाता कहीं है, ना कहीं उसके बाद culprit है वो। उसके बाद आप कह रहे हैं कि पीएम भी उसको सीरियसली लेते हैं और दूसरी तरफ हाईकोर्ट भी कॉग्निजेंस लेता है, सुओ मोटो लेता है। हाईकोर्ट ने इसमें हाईकोर्ट कॉग्निजेंस लिया था जी और कहा था कि इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हाँ, करके उसके बाद फिर सीबीआई देखें। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, हाँ। 2007 में चार्जशीट दायर हुई। 10 साल में ये फैसला आया है। त्रिपाठी जी, ये अपने आप में क्या आपको काबिले तारीफ बात लगती है और अपनी तरह का इकलौता केस नजर आता है क्या इस मायने में कि किस तरह से वो साध्वी जो कि सामने नहीं आना चाहती थी, एक लेटर लिखा जाता है पीएमओ में, उसके बाद हाईकोर्ट जो है वो सुओ मोटो लेकर इस केस की पड़ताल शुरू करवाता है, सीबीआई को सौंपी जाती है जांच और सीबीआई जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, उसकी पहचान पूरी तरह से छुपाते हुए इस केस का बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके चलते आज ये फैसला आ पाया। ये तो कहना पड़ेगा। देखिए, यही मैं बताना चाहता हूं कि देखिए कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जा रहा है, कहीं एनालिसिस में गलती हुई। ठीक है अग्रवाल साहब, बिल्कुल वही सवाल। त्रिपाठी जी, मेरा कहना है कि कौन आदमी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जज, आईएएस, आईपीएस कुर्सी पर बैठा है, क्या माहौल है, कैसी सत्ता है, कैसे लोग हैं, कैसा देश है, कैसा प्रदेश है, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि देश प्रदेश की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। जो किसी ने भी कहा और किया, जो भी अच्छा या बुरा काम है, न केवल उस आदमी के व्यक्तिगत काम है बल्कि उस समय के परिवेश का और आज के परिवेश का यह अंतर दिखाई दे रहा है। जो अराजकता मची हुई है, इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता कि यह लॉ एंड ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का यह टोटल ब्रेकडाउन है और इसको किसी आईवाद से कोई नहीं कर सकता कि इस पर प्रायर जानकारी नहीं थी। प्रायर जानकारी होते हुए भी कार्रवाई न करना न केवल नेग्लिजेंस है बल्कि यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और यह क्रिमिनल नेग्लिजेंस और क्या होगी, सब लोग करते रहे हैं, आज भी हो रही है जी। यह बड़ी शर्मिंदगी और दुख की बात है कि 10 साल से इस तथाकथित बाबा के खिलाफ वारंट थे, किस तरह तामीला नहीं हुआ। आज किस तरह से 800 गाड़ियों के साथ उनका स्वागत हुआ। आज किस तरह से पुलिस वैन में बैठा नहीं ले जाए गए, जबकि मुलजिम को आज किस तरह से उनको जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है। आज किस तरह से रोक के बावजूद इतने लोग वहां इकट्ठा होने पाए। फिर यह कहा जाए किस लिए संविधान बना है, किस लिए देश बना है, किस लिए कानून कायदे बने हैं। फिर यह तो एक तरह से अपीजमेंट, तुष्टीकरण हो गया और यह तुष्टीकरण के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि बड़े ही गैर जिम्मेदाराना बयान जो कि विभिन्न कोनों से लोगों के समय समय पर आते रहे हैं और उन पर कोई लगाम नहीं कस सके। जैसे मान लीजिए ये जो महिमा मंडन किया जाता रहा, महिमा मंडन किया जाता रहा देश के बड़े बड़े बाबा रामदेव की तरफ से, मैं बाबा का एक मिनट टाइम और मांग रहा हूं जी। पूरी कर लें बात आप जल्दी से। मैं 1 मिनट टाइम और मांग रहा हूं। जैसे कि बाबा रामदेव जी साफ सुथरे माने जाते हैं, जरा उनका बयान पढ़ लीजिए जो उन्होंने राहुल गांधी की दलितों के घर के बारे में, विजिट के बारे में दिया था कि वे वहां हनीमून मनाने जाते हैं। क्या एक बाबा की यह सोच होनी चाहिए? ना, वो ये तो पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं, ये पॉलिटिकल बयानबाजियां हैं। यहाँ पर क्रिमिनल्स की बात हो रही है जो बाबा का चोला पहनकर क्राइम कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। पॉलिटिकल बयानबाजियां तो चलती रहती हैं, यही वह सोच है, तो आम बात है, यही वह सोच है जो क्राइम पैदा करती है। ठीक है डॉक्टर सूरज, यही गंदी डॉक्टर सूरज मैं आपसे एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ। कपड़े क्यों पहनते हैं? ठीक है, वो बातें ठीक है, वो अलग डिबेट है, लेकिन बयानबाजी करते हैं तो ये उन्हें बाबा कौन स्वीकार करता है? जी, सुची जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। आप सही मुद्दा उठा रही हैं, लेकिन गलत वक्त पर उठा रही हैं। आज डिबेट कुछ और है। डॉक्टर सूरज सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अब ये जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि भाई बाबा की सारी संपत्ति को जब्त करो और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो, क्या इस सरकार में इतना दम आपको नजर आता है अभी कि ये कार्रवाई हो जाएगी जल्दी, और होगी तो कैसे होगी?
देखिए, समझना चाहते हैं हरियाणा के हाईकोर्ट ने ये जो फैसला दिया है, इस तरह के फैसले जब तक नहीं होंगे, हाँ। और जब तक जो मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं उनकी संपत्ति पर असर नहीं पड़ेगा, तब तक ये बात रुकेगी नहीं। तो ये फैसला तो बहुत अच्छा दिया है जी, लेकिन प्रशासन को उसको लागू करना है। वहां कितनी पॉलिटिकल विल है। फिलहाल जिस तरह का जो है माहौल है हरियाणा में, न खंजर चलेंगे न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। कई आंदोलनों में और दूसरे में खट्टर सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। और जाट आंदोलन आप देख लीजिए, बाबा रामपाल का पूरा किस्सा आप देख लीजिए, कुछ इसी तरह का माहौल उस वक्त भी हुआ था। उस वक्त भी लोगों की जान गई, लोग घायल हुए। अब या फिर हो तो गया। उनकी मंशा नहीं है इसको रोकना, हाँ। या उनमें योग्यता नहीं है। तो चाहे एबिलिटी हो चाहे विलिंगनेस हो, दोनों तरफ से वो फेल हो चुके हैं। इसलिए सबसे पहले तो हरियाणा की सरकार बदलनी चाहिए। हाँ। साथ ही साक्षी महाराज जैसे लोगों पर एक सामूहिक रूप से बीजेपी एक स्टेटमेंट इश्यू करे। ठीक है मुफ्ती साहब, इतना विल पावर आपको नजर आता है सरकार में कि जब्त जल्द से जल्द हो जाएगी संपत्ति और नुकसान की भरपाई हो जाएगी? जो मौतें हुई हैं, जो जान गई है, उसकी तो भरपाई कभी जिंदगी में हो नहीं सकती, लेकिन जो नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान, उसकी भरपाई क्या कर पाने में सक्षम है सरकार? बिल्कुल नहीं है। देखिए, इस देश में पढ़े लिखे लोग और अंधविश्वास नेता ही इस देश में बाबाओं को पाल रहे हैं। अब आप देखिए, निर्मल दरबार में कितने पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। ये देश के नेता जब उनके पास पहुंचते हैं, उनका फोटो लेकर के वो लोग क्या करते हैं, भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं। ये देश के नेता जब तक ये बाबाओं के गुलाम बने रहेंगे, उनके चंगुल में फंसते रहेंगे, देश में अंधविश्वास बढ़ता रहेगा। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि पहले सुनिए, खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। शुचि जी, लास्ट में 10 सेकंड मैं आपसे चाहूंगा, अब क्या उम्मीद कर रही हैं आप सरकार से? हाँ। सरकार से मेरा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से। जो लोग एक सम्मान की तामील नहीं, समीर भाई, हाँ जी, जो लोग एक सम्मान की तामील नहीं करा पा रहे हैं, जो लोग धारा 144 लगाने के बावजूद 800 गाड़ियों का काफिला इकट्ठा होना रोक नहीं पा रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक ट्वीट की आशा करती हूँ। इससे ज्यादा वो और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो एक बेहतरीन ट्वीट करेंगे। ट्वीट तो आ चुका, हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। ट्वीट आ गया, इससे ज्यादा वो कुछ कर सकते हैं, मैं इस पे गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सिर्फ ट्वीट ही होगा आ गया या फिर एक्शन अब हमें नजर आएगा? इससे ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ करते भी नहीं है। अग्रवाल साहब, बिल्कुल नहीं, हमें लगता है कि तुरंत यह जो है, जो वहाँ पे अराजकता और लॉलेसनेस है, वायलेंस तुरंत खत्म, कंट्रोल कर लिया जाएगा। और हम इसको कंडेम करते हैं कि बाबा के चोले में बैठ के जो इन्होंने ये गलत काम कर रहे हैं, इन लोगों को डिनाउंस करना चाहिए। माफी मांगिए देश से, का बहुत आवश्यक माफी मांग लीजिए। समाज में एक जन चेतना जागनी चाहिए कि इस तरह के लोगों को की सच्चाई को सामने रखते हुए आगे समाज को बढ़ना चाहिए। इसलिए हम पूरी तरह कंडेम करते हैं उनके इस कृत्यों को। बिल्कुल, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये केस अपने आप में एक नजीर साबित हो और ये अंधभक्तों की आंखें खोलने में भी मददगार साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। त्रिपाठी जी आपका, शुचि विश्वास जी आपका, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, डॉक्टर सूरज सिंह, मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंडे को एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप तमाम तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहिए ईटीवी उर्दू।